दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हुए मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में 26 साल से ऊपर हो गए हैं। इस समय मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई अलवर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने अपनी बुक्स भी लिखी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थी। आज मैं जो आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आधारित है। हेक्सागोनल नट का चित्र बनाएं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लगभग हर इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के जो पेपर आते हैं उसमें काफ़ी सालों से आ रहा है और लगभग हर 2 साल में ये रिपीट भी होता है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, लास्ट तक एक एक स्टेप को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। क्योंकि किताब में जो डायमेंशन दी हुई है उसमें कुछ दिक्कत है। मैंने उस डायमेंशन के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश की तो उससे वो चित्र सही नहीं बना, इसलिए मैंने उसको फिर पूरे एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने जो डायमेंशन निकाली है उससे आप बनाएंगे तो वो एक एक आपका बिल्कुल सही चित्र बनेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप नहीं करें और एक एक स्टेप को देखते चले जाएं, तो आपका ये जो नट है हेक्सागोनल नट, उसका तीनों व्यू जो हमारा फ्रंट होता है और प्लान होता है और साइड व्यू होता है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही नाप का बन जाएगा। तो शुरू करते हैं कि किस तरह से हम एक हेक्सागोनल नट का चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हेक्सागोनल नट के 3 चित्र दे रखे हैं। इसको हम फ्रंट कहेंगे जो ऑर्थोग्राफिक में सामने से देखने में बनता है। ये प्लान जो ऊपर से देखने में बनता है और ये जो है साइड व्यू जो बनता है। तो हेक्सागोनल बोल्ट में जब सामने से वस्तु को देखेंगे तो हमारा 3 तल इसके दिखाई देंगे, एक ये और एक ये। इसी तरह जब साइड व्यू जब देखेंगे तो हम जब यहाँ खड़े होंगे प्लान के तो हमारे केवल ये वाला व्यू और एक ये वाला ही हमको तल दिखाई देगा, जो यहाँ पे 2 तल दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि कभी भी आप जब चित्र बनाएंगे तो इनकी जो भी डायमेंशन होती है वो इसके डी के ऊपर आधारित होती है। और डी जो है हमारे नट के अंदर जो ड्रिल होकर के चूड़ियाँ कटती हैं वो डी होता है। उस डी के ऊपर ही सारी डायमेंशन आधारित होती हैं। तो आपको डी के अनुपात में ही सारी डायमेंशन याद करनी है। मैंने यहाँ पर डी 40 mm के बराबर लिया है और उसकी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको आपको करनी है। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह से ये चित्र बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा डी है वो 40 है। हाइट हमारी डी के बराबर 40 लेंगे। इसके बाद एक शब्द आता है इसमें अक्रॉस फ्लैट, जो कि 1.6 डी प्लस 4 होगा। यानी कि डी की मान अगर अपन 40 रखते हैं तो 1.6 इंटू 40 बराबर 64 और 4 को जोड़ देंगे तो 68 आएगा। इसके बाद एक R1 रेडियस आता है जिसमें 1.2 डी, यानी कि 1.2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। R2 इसमें 0.75 डी होगा जो कि 38 के बराबर है। R3 इसमें 0.35 डी के बराबर होगा तो वो 14 के बराबर है। R4 0.85 डी के बराबर है जो कि 0.85 डी बराबर 34 के बराबर होगा। इसके बाद R5 होगा जो D2 के बराबर होगा, D/2 के बराबर 40/2 डी के बराबर। R6 होगा वो 0.45 डी यानी कि 18 mm के बराबर। और चैम्फर जो होगा इसके अंदर वो 30 डिग्री पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, 2 तैयारी कर रखी है, ये आपको भी करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 तैयारी कर रखी हैं। एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके यहाँ पे डी की और D/2 की जो यहाँ पे डायमेंशन आ रही है उनके मार्क्स लगा रखे हैं कहाँ कहाँ वो आएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है जो आपको भी करना चाहिए कि प्रकार में जब भी हम कोई डायमेंशन का चाप भरते हैं तो बच्चे जो है स्केल पे या आपके सेट स्क्वायर पे ये रोलर ड्रा पे प्रकार को इस तरह से रख करके और फिर उसकी नाप लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ पर 0, 20, 38, 40, 48, 64 और 68 की जो डायमेंशन मेरे को लेनी है उनके नाप करके ये बिंदु लगा रखे हैं। और जो भी मेरे को अब चाप भरना है उसको मैं 0 पे प्रकार की नॉक रख के और जिस भी डायमेंशन का मेरे को चाप लेना है वहाँ तक मैं उसको ले जाऊँगा और ले जाके फिर उसको चाप भर लूँगा। तो देखा आपने किस तरह से इसको सावधानीपूर्वक कर सकते हैं।
दूसरी बात एक यहाँ पे है कि यहाँ पे मैंने ये जो लाइन है वो पिंक कलर में बनाई है। पिंक कलर मैं हल्की लाइन का को रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं पेंसिल से यहाँ पे चित्र बनाता हूँ तो वो बहुत हल्का हो जाता है और वो वीडियो में साफ नहीं आता, इसलिए मजबूरी में मेरे को यहाँ पे पिंक कलर की लाइन लेनी पड़ रही है, जिसको कि आपको गाइडलाइन माननी है, जो कि हमारे को हल्की बनानी होती है, जो हमारे पेंसिल के ऊपर हल्के हाथ हल्के प्रेशर से ही बनती है। ड्राइंग के अंदर कभी भी हमको बहुत गहरी लाइन नहीं बनानी चाहिए और शुरुआत कम से कम हमको हल्की लाइन से करनी चाहिए। और जो शुरुआत में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो चित्र बनाने के लिए पहले आप खड़ी लाइन खींचेंगे और जो पहली पड़ी लाइन खींचेंगे उसको लेने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये आपका किनारी है, शीट की किनारी, उसके साथ इस रोलर ड्रा को लगाएं यहाँ पे और उसको फिर सरका के लेके आएँ। और रोलर ड्रा अगर काम में ले लें तो हमेशा कोशिश करें कि आपके जो दोनों रोलर्स हैं ये वो आपकी शीट पे ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर एक रोलर आपका शीट पे रहेगा और एक आपका दूसरी सतह पे रहेगा तो वो स्लिप हो जाएगा और वहाँ आपकी लाइनें टेढ़ी हो जाएंगी। तो हमेशा कोशिश करो कि रोलर ड्रा जब भी काम में लें तो उसके दोनों रोलर जो है आपकी शीट पर ही रहने चाहिए, जिससे कि वो एक समान चले। तो पहली आपको ओरिजेंटल लाइन खींचनी है इसको पैरेलल करके यहाँ से इस तरह से, और पहली वर्टिकल लाइन खींचनी है आपको कि इस किनारी को पैरेलल करके और फिर इस तरह से ला करके। तो मैंने यहाँ पर पहली ओरिजेंटल लाइन ये और पहली वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच रखी है। यहाँ पे जो पहली वर्टिकल लाइन है उसको मैंने सेंटर लाइन बना दी है, जिसकी कि मेरे को चित्र में आवश्यकता होगी। तो हमारी जो हेक्सागोनल नट के अंदर जो डी वाली जो डायमेंशन है वो यहाँ से 40 है, तो 20 इधर है और 20 इधर है। उसके बाद ये 20 dy2 की दूरी है ये, और इधर भी dy2 की दूरी है, वो ये है। तो मैं यहाँ पे एक आयताकार शेप बनेगी मेरी, ये देखें इस तरह से एक आयताकार हमारी शेप बनेगी। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बाद में आएगा। तो पहले हम ये d और ये dy2 और ये dy2 की वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जो कि हाइट जिसके लिए हाइट हमको लेनी है d के बराबर, उतनी ही हाइट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 40 mm की वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो आप शीट को घुमा करके इस तरह से रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने वर्टिकल पहली लाइन खींची थी सेंटर लाइन, उसी के समानांतर में मैं 20 mm दूरी पे, क्योंकि डी मेरा 40 है तो 20 mm दूरी पे ये लाइन मैंने खींची ऊपर तक। उसके बाद 20 दूरी पे फिर यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच लूँगा। उसके बाद मैं इधर नीचे आऊँगा और यहाँ पे फिर मैं एक वर्टिकल लाइन ये खींचूँगा। तो ये मेरी 20 की दूरी और ये मेरी 20 की दूरी, उसके बाद ये मेरी 20 की दूरी, और इधर लास्ट में मैं इधर 20 की दूरी पर और एक लाइन खींच लूँगा। आप चेक भी करते रहें हाथ के हाथ कि क्या आपकी लाइन बिल्कुल सही आ रही है। देखो आप बिल्कुल ये सही आ रही है। तो ये मेरा एक 2 3 मेरे आयत बन गए हैं, जिसके अंदर अगर मैं डायमेंशन दूँ, डायमेंशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये दूरी मेरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक d, और ये dy2, और ये मेरी फिर से ये dy2 बनेगी। तो डायमेंशन देने का तरीका भी आप सीख लें हाथ के हाथ। मेरे को चित्र गहरा बनाना पड़ रहा है, इतना गहरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप पेंसिल से बनाएंगे। तो ये हमारी dy2 दूरी है, ये d की दूरी है, और ये फिर से हमारी dy2 की दूरी है। dy2 का मतलब d का आधा। इधर ये हाइट जो है मेरी h जो है वो मेरे d के बराबर है। तो मैं यहाँ पे भी एक ये डायमेंशन लाइन खींच के और दोनों तरफ तीर लगा के, और ये इसकी हाइट जो है h बराबर d लिख देता हूँ। तो मेरा जो फ्रंट व्यू है नट का वो लगभग तैयार हो गया है। इसके अंदर मुझे अब रेडियस बनाने हैं, जिसमें पहला रेडियस है मेरा 1.2d। R1 जो है 1.2d है, जो कि यहाँ पे चाप बनाने के काम आएगा। तो यहाँ से मैं 48 नीचे यहाँ पे नापूंगा और वहाँ से फिर 1.2d का चाप लूँगा। तो ये 48 नापने के लिए मैं यहाँ से, ये मेरी 40 दूरी, ये 45 46 47 48, ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ से मैं जो है चाप मेरा
बनाऊंगा जो कि मेरा 48 के बराबर होगा। तो या तो आप इस तरह से, पहले अपन ने 48 नाप लिया इसलिए यहाँ इस तरह से ले सकते हो, और नहीं तो दूसरा तरीका ये, यहाँ पे मैंने 0 और आप देखें ये मैंने 0 और यहाँ पे 48 लिख रखा है, तो मैं इस तरह से भी इसको नाप सकता हूँ। तो ये एक चाप बन गया। इसके बाद हमारी जो ये dy2 की दूरी है, ये dy2 की दूरी, इसके अंदर इसका जो सेंटर होगा वहाँ पे भी एक हम हल्की सी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जो हमको इसके अंदर जो रेडियस आएगा उसके लिए हमारे पास पॉइंट लेने के लिए वो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। बिल्कुल हल्की लाइन, और यहाँ पे ये 10 mm नापूंगा मैं, dy2 का आधा यानी कि 20 का आधा 10। तो आपने देखा ये 2 सेंटर लाइन और हमारी आ गई। यहाँ पे सेंटर लाइन की जैसे बनेगी है, जो कि इस तरह से होती है। ये सेंटर लाइन, और इधर भी इसको आप सेंटर लाइन की जैसे ही बना दें। इसके अंदर जो रेडियस आएगा वो हमारा ये जो R3 वाला रेडियस है 14 mm का, वो हमारे यहाँ से आएगा नीचे। तो हम या तो यहाँ पे 14 mm नाप लें इस तरह से, और उसको प्रकार में हम भर लें। और फिर हम यहाँ से पहले 14 mm लगाएं, इधर भी और इधर भी, और यहाँ से फिर हम रेडियस बना दें। इसी तरह यहाँ पे भी 14 से हम ये रेडियस बनाएंगे। तो आप देखें कि सुंदर से हमारे ये 2 रेडियस बन गए हैं। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यहाँ ये वाली जो लाइन है वो हटा दी जाती है। तो आप यहाँ पे रबड़ से हटाएंगे, मैं यहाँ पर ये वाइट मार्कर से हटा रहा हूँ। और इधर का ये कोना भी यहाँ से हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आएगा चैम्फर। और अंदाजे से यहाँ 30 डिग्री की लाइन लेने के लिए इस पॉइंटों को और यहाँ इस पॉइंट से हम स्पर्श करते हुए एक लाइन खींच देंगे
30 डिग्री की होगी। तो हमने देखा कि किस तरह से। अब इसको मैं कंफर्म करने के लिए इस पे रेड लाइन जो है, पिंक कलर की लाइन है, इनको काले पेन से कर देता हूँ, जो हमारी फाइनल लाइन है। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से ये इसका नट का सामने का व्यू बनेगा। और यहाँ पे अब मैं रेडियस भी दे देता हूँ। ये रेडियस हमारा 1.2D के बराबर था। और 1.2D डायमेंशन इसमें नहीं लिखनी होती, केवल D वाली डायमेंशन देनी है। और यहाँ पर लिखनी है हमें R3 0.35D। तो आपका ये फ्रंट एकदम शानदार बन गया है। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा, उसके अंदर हमारी ये जो 4 वर्टिकल लाइन है, इन चारों वर्टिकल लाइन को हम ऊपर लेके जाएंगे, जो हमारे इसके प्लान में काम में आएगी। तो हम इसको इस तरह से वर्टिकल कर लेते हैं और फिर हम इस वर्टिकल सेंटर लाइन के समानांतर में हम इन लाइनों को हल्की लाइन से ऊपर लेके जाएंगे। और ऊपर जाके भी चेक कर लेंगे कि ये 20 mm ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस अगली लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ मेरा जब रोलर इधर आ जाता है इस शीट पे, तो तिरछा हो जाता है। मैं जब वापस इसको दोनों रोलर्स को शीट पे लाता हूँ तभी वो सही चलता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बारीक चीज़ें आपको जल्दी से कोई बताएगा नहीं। और इसको मैं ऊपर फिर चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी डायमेंशन 40-20-20 बिल्कुल एग्जैक्ट 40-20-20 है। देख सकते हैं आप, एकदम सही है। अब हमारा ये जो ऊपर का चित्र है प्लान, इसके अंदर हमारी ये जो डिस्टेंस है वो अक्रॉस फ्लैट कहलाती है। यहाँ पे 1.5D + 4 mm दे रखा है। इस हिसाब से जब हम D का मान 40 रखते हैं तो ये टोटल 64 आती है। लेकिन 64 बनाने पर ये चित्र सही नहीं बनता, तो ये 1.6D + 4 होनी चाहिए, जिससे कि एग्जैक्ट हमारी ये बिल्कुल षटभुज आएगा और ये बड़ा गोला जो हमारा छह भुजाओं को टच करेगा। इसलिए मैंने इसको 1.6D + 4 कर दिया है। आप भी इसको ऐसे ही बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट सही बनेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 10 mm का डिस्टेंस छोड़ के, और यहाँ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु की जो दूरी हमारी 68 ले लेते हैं 1.6D + 4 के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर ये एक बिंदु लगा रखा है 10 mm की दूरी पे, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ जो मेरे को सिर्फ इन 2 लाइनों तक मिलानी है। और इससे मैं 68 mm ऊपर जो मैंने पहले ही बिंदु लगा रखा है, ये 68 mm मेरा यहाँ है। यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देता हूँ। इसके बाद इसका जो टोटल डिस्टेंस है, इसकी जो आधी दूरी है वो है हमारी 34, तो वो यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना दूंगा, वो इस तरह से बनती है। अब
हमारे पास ये जो पॉइंट आ गए 1 2 3 4 5 और 6, इनको मैं आपस में मिला दूंगा। तो इससे देखेंगे कि आपका जो षटभुजा वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बना मिलेगा। 6 भुजा मेरी बराबर बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है, इसके ऊपर आर लूँगा मैं D/2 के R5, और उससे 2 गोले बनेंगे, क्योंकि हमारा जो नट के अंदर इंटरनल थ्रेड होती है और इंटरनल थ्रेड का जो सिंबल होता है ड्राइंग के अंदर, वो 2 गोले होते हैं। उसके अंदर से बाहर वाला गोला पूरा नहीं बनता है, अंदर वाला गोला पूरा बनता है। तो पहले मैं बाहर वाले गोले के लिए यहाँ पर ये D/2 यानी कि 40 के हिसाब से D/2 हमारा 20 हो गया, उस हिसाब से ये गोला बना दूंगा। ये मेरा प्रकार कहीं हिल गया इसलिए ऐसा आ रहा है। उसके बाद अगला जो गोला बनेगा वो इससे थोड़ा छोटा बनेगा, जो कि हमारा 2 mm छोटा होगा। गोला बनाते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ भी अगर वो हिल गया तो आपका गोला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। ये हिल गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गोला छोटा है और एक गोला बड़ा है। यहाँ पे मेरा डायमेंशन हल्की हिल गया, और पेन से बना रहा हूँ इसलिए उसको सही नहीं कर सकता। तो बाहर वाला गोला हमारा पूरा नहीं बनेगा, केवल यहीं तक बनेगा। तो 2 गोले इस तरह से बनेंगे, और जो हमारा छोटा गोला है उसकी गाइडलाइन हमारी नीचे जाएगी और डॉटेड बनेगी, क्योंकि नट की जो अंदर की चूड़ियाँ होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ हमको डॉटेड बनानी चाहिए। तो वो इस तरह से हमारे को डॉटेड बना देनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ ब्लैक पेन से बना दूँगा। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे डॉटेड लाइन आएगी, जो कि हमारे अंदर होने की वजह से आएगी। तो हमारे ये लगभग 2 चित्र इसके तैयार हो गए हैं। एक बड़ा गोला और हमारा यहाँ आएगा, जो कि 34 mm का R4 होगा, 0.85D के बराबर। तो ये सभी जो हमारी 6 भुजाएं होती हैं उनको टच करते हुए निकलना चाहिए। तो ये सारे भुजाओं को यहाँ ये टच करता हुआ निकल रहा है। अब ये हमारा इसका ऊपर का फ्रंट उसका प्लान तैयार हो गया है। अब हमको साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू में देखेंगे, दोबारा किताब में देखते हैं, यहाँ हमको ये 2 ही तल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इधर से खड़े होंगे तो हमारे को एक ये तल दिखाई देगा और एक ये तल दिखाई देगा। इसकी जो डायमेंशन है वो AF के बराबर है, जो कि मैंने 1.6D ली है, क्योंकि 1.5D से वो सही नहीं आती। तो ये 68 mm हमारी होगी, जो कि हमारी इसके बराबर है। तो यहाँ एक पहले मैं डायमेंशन दे देता हूँ इसकी।
अक्रॉस फ्लैट 1.6D प्लस 4 mm, तो ये 68 mm कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर हमारा साइड व्यू बनाएंगे, तो वही हमको 68 mm लेनी है। तो पहले मैं ये 68 mm नापता हूँ। ये हमारी 68 mm, इसकी आधी हमारी होगी 34 और 34 की आधी होगी 17, क्योंकि वहाँ पे रेडियस हमें बनाना है, इसलिए हमको वहाँ पे सेंटर लाइन चाहिए। और इसी तरह ये इस 34 की आधी 17। अब हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच लेंगे जो हमारी इस वर्टिकल लाइन के समानांतर होनी चाहिए। जैसे ही मेरा एक रोलर शीट से बाहर हो जाता है वो सरकने लग जाता है, इसलिए मेरे को दोबारा चेक करना पड़ रहा है। ये हमारी सेंटर लाइन है, फिर ये हमारी 34 की लाइन है, फिर ये हमारी सेंटर लाइन है, फिर ये हमारी 68 वाली लाइन। तो हमारे यहाँ ये दो फेस दिखाई देंगे, इसकी ये सेंटर हुई। उसके बाद हमारा एक रेडियस आएगा जो कि 0.75D के बराबर होगा 30 mm, यानी कि मुझे 30 mm की पहले डिस्टेंस लगानी है। तो मैं यहाँ से 30 mm के ऊपर सेंटर लाइन है, इसके ऊपर 30 mm की। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं ये वाला जो चित्र है वो आपको बना करके फटाफट समझा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। यहाँ पर आपको ये जो ओरिजिनल लाइन है इसके ऊपर ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो 68 लेनी है, जो हमारी अक्रॉस फ्लैट के बराबर थी। 68 लेने के बाद इसको हम यहाँ पर 34 पर सेंटर लाइन लेके वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जिसकी हाइट हमारी यहाँ पे ये 40 के बराबर है, डी के बराबर। तो हमारे ये 1 और 2 हिस्से बन जाएंगे। इसके अंदर भी इस 34 का आधा 17 और 34 का आधे 17 पे सेंटर लाइन लेंगे, और यहाँ पर 0.75D जो हमारा 0.75D की वैल्यू हमारी 30, तो यानी 30 से यहाँ नाप करके पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ से और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ से हम प्रकार से चाप लगाएंगे दोनों तरफ, दोनों साइड से, और इसको हम काला कर देंगे, इस गहरी लाइन कर देंगे। तो ये हमारा नट का साइड व्यू बन जाएगा, और लास्ट में हम इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये चित्र तैयार हो जाएगा। और आपने अब देख लिया होगा किस तरह से ये जो आपके चित्र बनाते समय हमको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। एक यहाँ पर क्योंकि ये साइड व्यू है, साइड व्यू में हमारे को इसकी नट की चूड़ियाँ अंदर की दिखाई नहीं देंगी। तो हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ पर चूड़ियों का जो डायमीटर है वो है D40, तो 20 इधर और 20 इधर, और अंदर का जो है वो है 18। यहाँ पे हमारी सेंटर लाइन आएंगी, सॉरी डॉटेड लाइन आएंगी, जो कि इस वर्टिकल लाइन के समानांतर में होंगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से बना देंगे। ड्राइंग के अंदर जो चीज़ अंदर होती है, छुपी होती है, वो हमको जब दिखाई नहीं देती तो हमको उसकी डॉटेड लाइन बनानी होती है। तो यहाँ पर नट के अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं, उन चूड़ियों को हमको यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए, क्योंकि वो अंदर की तरफ हैं।
और चूड़ियों को दिखाने का एक तरीका और है कि अगर अंदर की चूड़ियाँ हैं तो वहाँ पर हमारा बाहर का जो गोला है पूरा नहीं बनेगा, अंदर का गोला पूरा बनेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको नए वीडियो के ऊपर अच्छे नए वीडियो के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।